हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार 7th फेज जो आपकी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ, और उसी का ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। और ये आपका हिंदी का है आपका, ठीक है। हिंदी का इसके पहले 2 क्लास आप सभी का हो गया है, तो वो दोनों क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज देखिए हिंदी का हम टेस्ट लेकर के आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आज हम लोग 60 प्लस महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो ग्रामर से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका पूरा डिस्कशन भी करते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन की भी तैयारी चल रही है। और आपका 9th है ना, 9th में आपका सोशल साइंस जो है आपका, उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपका, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे यहाँ जुड़ जाइए, आपको पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आज होगा आपका मॉडल टेस्ट नंबर आपका 21, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का भी टेस्ट चल रहा है और हिंदी का भी चल रहा है, ठीक है। तो हिंदी का ये तीसरा क्लास होगा और जितने भी टेस्ट हुए वो सभी सामान्य अध्ययन के टेस्ट हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में दोस्तों आपको इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप इसको पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर अभी तक हमारे ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप में आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। मात्र 499 का इसमें फ़िलहाल अभी चार्ज है, तो 499 में भी दोस्तों आपको सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। कोई मंथली चार्ज नहीं है, एक बार आपको 499 का इसमें चार्ज लगेगा। और कैसे पे करना है, तो ऑनलाइन पे करना होगा। ये नंबर है आपका और यही नंबर है आपका व्हाट्सएप में भी, ठीक है। तो ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पे करके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और ये व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा हमें, ताकि मैं वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ दूँ। और जितने भी पीछे क्लास हुई है, सभी प्रीवियस क्लासेज, उसका वीडियो है, उसका पीडीएफ है, नोट्स है, सारा चीज़ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर डेली वाइज जैसे जैसे क्लास होती जाएगी, ग्रुप में आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलते जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस है जो आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, लाइव क्लासेज सभी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना है जितने लोग लाइव आ गए हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है दोस्तों कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है ना। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, अब इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, ये आपको बताना है ना। कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है या फिर करण कारक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का। मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं, उसके बाद आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में, है ना, कौन से कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो एक सवाल इससे आपको फिक्स है कि 1 से 2 सवाल आपको पूछेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कर्ता कारक, है ना। क्योंकि बालक ने कह रहा है ना, बालक ने यानी कि कर्ता ने, है ना। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो कर्ता कारक होते हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो टोटल 8 कारक होते हैं। ये आप 8 कारक आपको पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, और आपादान से जब अलगाव होता है तब, और संबंध में होता है का, के, की, और अधिकरण मतलब में और पर, और संबोधन में हे या अरे होता है, ठीक है। तो ये कर्ता कारक हो गए और उसके विभक्ति जो चिन्ह हो गए वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कर्ता ने यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, या संप्रदान को के लिए, या पादान से, या संबंध का के की, या अधिकरण में पर, या संबोधन हे अरे। याद रखिएगा, यहां से एक सवाल आपको जरूर पूछेगा। दूसरा सवाल है आपका,
दूसरा सवाल है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, है ना। ये कहावत, ये जो लोकोक्ति है आप लोग अपने घर में सुने होंगे कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत क्यों कह रहे हो, है ना, क्यों अलाप रहे हो, इसका अर्थ क्या होता है भाई साहब, आज ये जान लीजिए, है ना, कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ क्या होता है बताइए, है ना। ऑप्शन है शादी के गीत गाना, या असंगत बातें करना, या जश्न मनाना, या निचले स्तर की बातें करना। तो बिल्कुल सही आप लोग अपना जो ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर, जो भी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का अर्थ है असंगत बातें करना, है ना, या फिर बेमौके की बातें करना। समझ रहे हैं ना, जैसे कि कुछ और पे टॉपिक चल रहा है और कोई और यहाँ पर बातें छेड़ दिया तो वो असंगत बातें हो गई। तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, है ना। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, है ना। जैसे कि खग जो है पक्षी का दूसरा अनेकार्थी शब्द है वायु, ठीक है। और खग के अनिकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, पक्षी है, वान है, सूर्य है, ग्रह है, चंद्रमा है, देवता है, वायु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु, हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। खग यानी पक्षी का दूसरा अनिकार्थी शब्द क्या है, तो वायु हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। तीसरा नंबर सवाल है कि दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है और चारों विकल्प में शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कि भारत में अनेक जाति हैं, है ना, भारत में अनेकों जाति हैं, या भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही, देखिए चारों लग रहा है आपको सही है लेकिन चारों सही नहीं है ना। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अनेकों जातियां हैं, है ना। जातियां जो है ना ये ऐसे लिखाएगा जातियां, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा आपका, है ना, यहाँ चंद्र बिंदु डाल दीजिएगा, ठीक है। तो भारत में अनेकों जातियां हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या है, कुछ है, कौन है, या फिर यह है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, है ना। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी दूर के या समीप वस्तु या व्यक्ति, प्राणी या स्थान, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन शब्दों के निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे आप नोट कर लीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यह, है ना। तो यह कहने से क्या होता है कि यह निश्चय हो जाता है कि यही वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। या फिर ये, है ना, यह हो गया, ये हो गया, या फिर हो गया उस हो गया, है ना, या फिर हो गया इस हो गया, है ना, या फिर वे हो गया। तो ये सभी क्या है, तो ये हो गए दोस्तों आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यह कलम हमारी है ना, या यह पुस्तक हमारी है। तो यह पुस्तक हमारी है मतलब ये निश्चित हो गया कि ये जो चीज़ है ये हमारा है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। 3, 2, 1 या 4। हिंदी भाषा में वचन जो है दोस्तों वो कितने प्रकार के हैं। देखिए वचन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है वचन, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका एक वचन पढ़े होंगे, है ना, एक वचन, और एक पढ़े होंगे आपका बहुवचन, है ना, एक बहुवचन हिंदी में, है ना। यहाँ पर हिंदी में है तो हिंदी में आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों। कौन सा यहाँ पर वाक्य जो है वो शुद्ध है, ठीक है। चिन्ह या चिन्ह, है ना, चिन्ह कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है ये आपको बताना है ना। क्या आंसर होगा, यहाँ पर देखिए एक ही हो गया है ना। ऑप्शन नंबर जो चिन्ह और चिन्ह दोनों एक ही हो गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये आंसर तो मैं बी कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। और बिन जो चिन्ह जो लिखाता है ऐसे लिखाता है ना, ह के अंदर यहाँ पर न रहता है आपका, है ना। इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा, ठीक है, चिन्ह, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही कर लीजिएगा,
चिन्ह, ये शब्द सही है ना। एक शब्द सही करने के लिए आपको दे देगा, छांटने के लिए कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो ये शुद्ध वर्तनी आपका चिन्ह इस प्रकार से लिखाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, देश प्रेम में कौन सा समास है, बताइएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? दिग्गु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर अवयवी भाव समास है ना। क्या होगा देश प्रेम में दोस्तों, कौन सा समास है? देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है, मैं पहले इसका आंसर बता दूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देश प्रेम में आपका कौन सा समास हो जाएगा, है ना। देश प्रेम में हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौण हो जाता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा, देश प्रेम मतलब देश को प्रेम करने वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है कि लता मंगेशकर गाती है। जी हाँ, लता मंगेशकर जो गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गाती है ना, कौन से काल का बोध करा रही है ये बताना है। सामान्य भविष्य है, या अपूर्व वर्तमान है, या सामान्य भूत है, या फिर सामान्य वर्तमान है। लता मंगेशकर गाती है, जी हाँ, लता मंगेशकर गाती है। इस वाक्य में दोस्तों क्रिया सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है ना। सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है ना। भविष्य किया नहीं होगा, वर्तमान अपूर्व वर्तमान नहीं होगा, सामान्य भूत नहीं होगा, सामान्य वर्तमान हो जाएगा, इसका बोध करा रही है। चलिए, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं ना। वर्तमान जो काल होते हैं इसके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान, या संभाव्य वर्तमान। याद रखिएगा, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, अरे, हैं, ये या ओह इत्यादि में किस प्रकार का अवयव है? ये कौन सा अवयव है ये बताना है ना। आश्चर्य बोधक, प्रशंसा बोधक, शोक बोधक, या हर्ष बोधक, है ना। देखिए, जब ये वाला चिन्ह लगा रहता है ना, ऊपर मोटा नीचे पतला नीचे एक बिंदु, तब ये होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं बताइएगा, है ना। तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक होता है, और ये आश्चर्य बोधक अवयव है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्रिया, ये आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंसू कविता के कवि कौन है ना। आंसू कविता के कवि कौन है? अगेय जी हैं, है ना। अगेय, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको, ये जो अगेय है ना, ये ऐसे लिखाएगा, अगेय है, ठीक है। अगेय है जयशंकर प्रसाद है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या राम नरेश त्रिपाठी है। 11th का क्या होगा? तो आंसू जो कविता है, ये इसके जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें, और भी बहुत सारा पुस्तक है इनके द्वारा, जैसे कि महाराणा का महत्व है, चित्राधार है, झरना है, लहर है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अघोष। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है? बताइए, अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है? च, ठ, म या क? अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है? तो अघोष अल्प प्राण का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा क। ठीक है, क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, अघोष वर्ण में केवल नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का, है ना। चलिए, और इसमें कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका, इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। अब वहां जो है ना, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये बताना है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक है, या फिर स्थानवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है? क्या होगा आपका 13 का? तो चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में दोस्तों जो वहां है ना, जो आपका वहां है, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। नहीं कह रहा है वहां खड़ा है, तो वहां का मतलब किसी स्थान पर ही ना खड़ा है, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? मतलब कि इससे स्थिति और दशा का बोध
होता है ना, स्थिति और दशा का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर, 14 नंबर है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आहा हा पढ़े होंगे ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह युक्ति किस संत कवि की है दोस्तों। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो युक्ति है दोस्तों ये संत कवि रैदास की है। किसकी है? संत कवि रैदास की है ये आपकी उक्ति, याद रखिएगा। रैदास जो थे ये रामानंद के शिष्य थे, है ना। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के आपके ये शिष्य थे, याद रखना है। रैदास जो थे दोस्तों ये चमार जाति से संबंधित थे और मीराबाई के गुरु रैदास थे। रामानंद के शिष्य कबीर जो थे वो जुलाहे का कार्य भी करते थे। तुलसीदास ने मूलतः अवधी भाषा में कार्य लिखे थे। चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग का अर्थ नहीं है वो बताना है ना। विहंग का अर्थ जो नहीं है वो बताना है, तो क्या होगा? देखिए विहंग का अर्थ नहीं है तो आपका विहंग मतलब बादल होता है और आपका विमान होता है, पक्षी होता है ना। विलास नहीं होता है दोस्तों विहंग का मतलब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही है ना। विहंग का मतलब आपका सी नंबर यहाँ से हो जाएगा। इसका अर्थ सी नंबर विलास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए विलास का पर्यायवाची क्या होता है? जैसे आनंद है, विलास भोग में जी रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं, भोग में जी रहे हैं, संतुष्टि में जी रहे हैं या वासना में जी रहे हैं। तो विलास का ना आप विलास का मतलब होता है दोस्तों आनंद, भोग, संतुष्टि, वासना, सुख, आराम, है ना। तो ये विलास भोग में जी रहा है, ये विलास हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर सवाल कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजाती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, है ना, बजती, इस बजती होगा यहाँ पर, है ना। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है ना। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, है ना। वही तो आपका ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। आंसर नंबर अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि लड़का आया। जी हाँ, लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का जो है वो आया, तो इस जो ये वो वाक्य है कौन सा दोस्तों काल का बोध हो रहा है? तो इस वाक्य में क्रिया जो है दोस्तों ये सामान्य भूतकाल का बोध हो रहा है। लड़का आया, है ना, तो ये आ गया है तो ये भूतकाल में चला जाएगा, यानी कि सामान्य भूतकाल का ये बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, ठीक है। चलिए देखिए भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, है ना। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन? तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मेदु मत भूत। ये 6 प्रकार होते हैं आपके भूतकाल के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। भ्रमर शब्द का तद्भव क्या होगा? भ्रमर का तद्भव क्या होगा भाई साहब? व्यारा होगा, भ्रामक होगा, भ्रमण होगा या भौरा होगा, है ना। तो देखिए भ्रमर का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा भौरा, याद रखिएगा। इसका क्या होगा दोस्तों? भौरा हो जाएगा आपका तद्भव रूप। चलिए तो भ्रमर शब्द के तद्भव का कितने मतलब इसका रूप क्या हो जाएगा? तद्भव भौरा, है ना। चलिए जी, तो शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के दोस्तों 4 भेद होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो यहाँ पर तद्भव आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। चलिए तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, ये भी हम बताए थे।
और तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से बना शब्द को ही क्या कहा जाता है, तद्भव कहते हैं। और जिस शब्द की उत्पत्ति कोई निश्चित स्रोत नहीं हो उसे देशज कहते हैं। और जिस शब्द की उत्पत्ति देश में न होकर किसी अन्य देश में हो दोस्तों तो उसको विदेशज कहते हैं। ये तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चारों शब्द के रूप आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, 19 का आंसर क्या होगा। रति होता है, शोक होता है, भय होता है या निर्वेद होता है। तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्या होगा जल्दी बताइए। तो भयानक रस का जो अस्थाई भाव वो भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं, है ना। घनानंद जो हैं ये किस धारा के कवि है, राष्ट्रीय काव्य धारा या रीति मुक्ति धारा या फिर सांस्कृतिक काव्य धारा या छायावादी काव्य धारा। घनानंद जो है दोस्तों ये रीति मुक्ति धारा के कवि हैं आपको, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, रीति मुक्ति धारा के ये कवि हैं, याद रखना है। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कविता और सवैये मिलते हैं दोस्तों। इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना जो है वो सुजान हित है ना, घनानंद की। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ, है ना, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण प्रयोग हुए हैं। आपसे अरसे के बाद मुलाकात रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या कालवाचक है। 21 का क्या होगा बताइए जल्दी से। तो आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका, तो कालवाचक ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण से दोस्तों समय का बोध होता है ना। तो यहाँ पर देखिए समय का बोध नहीं हो रहा है, हम आपसे जो है अरसे बाद मिल रहे हैं, यानी कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो प्राक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं, है ना, पे करके, तो उनको सभी को आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्राक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, प्राक्रम का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, है ना। प्राक्रम का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। प्राक्रम का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो प्राक्रम का पर्यायवाची होता है बल, पराक्रम, है ना। बहुत कहता है पराक्रमी आदमी, यानी कि बल उसके पास बहुत ज़्यादा है। वीरता हो जाएगा पराक्रम का, है ना। और आपका उद्योग भी हो जाएगा, बहादुरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पराक्रम के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। कौन से यहाँ पर नहीं है ये पूछ रहा है ना। पराक्रम के पर्यायवाची नहीं है, तो ये दोस्तों आपका गरिमा जो है ना, गरिमा जो है ये पराक्रम का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, गरिमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गुरुत्व, गौरव, भारीपन, गर्व, श्रेष्ठता, महिमा, आदर। ठीक है, तो ये सभी गरिमा के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न है कि क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है। तो मैं तो आंसर बता दूंगा हूँ कि ये जो क्या, इसमें क्या लग गया ना, तो ये क्या जैसे ही लग जाएगा आपका, है ना, तो वो कैसा शब्द हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। क्या, क्यों, है ना, तो ये सभी आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। सुसुप्त प्रश्न है, सुप्त का विलोम शब्द बताना है ना। सुप्त का विलोम क्या होगा, है ना, यानी कि उल्टा क्या होगा, सुप्त। सुप्त का विलोम क्या होगा दोस्तों, ये बताइएगा। सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। सुप्त का विलोम क्या होगा। निक्षुब्ध होगा, जागृत होगा, सभ्य होगा या सुस्त होगा। तो सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत, है ना। सुप्त का विलोम क्या होता है, जागृत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका। ठीक है, और विक्षुब्ध, है ना, विक्षुब्ध जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ
च नहीं, यहाँ छ हो जाएगा। विक्षुब्ध जो है इसका विलोम हो जाएगा अविक्षुब्ध, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सुस्त का विलोम क्या हो जाएगा, है ना, सुस्त का अगर विलोम पूछा जाए तो सुस्त का हो जाएगा चुस्त, है ना। सुस्त व्यक्ति है यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चुस्त व्यक्ति है ना। सभ्य का क्या हो जाएगा, सभ्य का असभ्य हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि अनामिका के रचनाकार कौन है, बताइए अनामिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। तो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये हो जाएंगे आपके अनामिका के रचनाकार, ठीक है। चलिए ये निराला जी के देखिए कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे गीतिका है, आपका परिमल है ना, और जूही की कला है, अर्चना है, आराधना है, स्मृति, सरोज स्मृति है। ये सभी आपका त्रिपाठी निराला जी का आपका कृति है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से स्त्रीलिंग बताना है, बताइए काफ़ी आसान प्रश्न है। स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें, है ना। स्त्रीलिंग बताना है, रचना है, सृजन है, संपादन है, या फिर आपका ऑप्शन डी है समायोजन, है ना। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा होगा दोस्तों, ये बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा। तो देखिए रचना जो है ना, रचना जो ऑप्शन है ए नंबर, ये आपका स्त्रीलिंग है ना, रचना की गई है ना, ये रचना क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है ना। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, ये बताइएगा। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या सर्वनामिक विशेषण है, या परिमाणवाचक है। थोड़ी सी जो है ये कैसा विशेषण है दोस्तों, कौन सा विशेषण है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है ना। तो ये जो है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण है ना, परिमाणवाचक विशेषण है। अधिकतर लोग जो मार रहे हैं वो संख्यावाचक मार रहे हैं, कोई गुणवाचक, है ना। आंसर हो जाएगा डी नंबर, परिमाणवाचक विशेषण है आपका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि जो पढ़ाया गया हो, है ना, जो पढ़ाया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो पढ़ाया गया हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, अपठित कहते हैं, या फिर आस्तिक कहते हैं, जटिल कहते हैं, या अपठनीय कहते हैं। तो जो पढ़ा अच्छा देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, जो पढ़ा न गया हो दोस्तों, है ना, जो पढ़ा न गया हो। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो पढ़ा न गया हो होना चाहिए, जो पढ़ा न गया हो उसे क्या कहिएगा, है ना, जो पढ़ा न गया हो, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। तो जो पढ़ा न गया हो उसको आप कौन से शब्द से संबोधित करते हैं, तो उसको आप कहते हैं अपठित, है ना, अपठित कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको पढ़ाया ही नहीं गया है तो उसको अपठित ही ना कहिएगा, है ना। और जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या कहिएगा, आस्तिक, है ना। जो ईश्वर को मानता हो, जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसको अपठनीय कहेंगे, है ना। जो कार्य करना कठिन हो उसको दुष्कर कहेंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना। ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, या एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, या कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलना, इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ठीक है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। डी नंबर आपका आंसर सही होगा। अब जैसे कि और भी लोकोक्ति है, जैसे कि कलेजा मुंह को आना, है ना, कलेजा मुंह को आना तो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो बहुत दुख होना। या फिर खेत हाथ करना, मतलब कि युद्ध में जीत हासिल करना। या फिर कलम का धनी, इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा लेखक, है ना। खाक छानना का अर्थ क्या हो जाएगा, भटकते फिरना। तो कुछ मुहावरे हैं जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा एग्जाम में। कह इनमें से कौन सी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ना। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये बताना है। पश्चिमी हिंदी बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, या फिर ब्रज। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बघेली, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बघेली, ठीक है ना। चलिए तो बघेली जो है ना ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बघेली किसके अंतर्गत आता है, तो नोट कर लेना है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका, है ना, बघेली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं
अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा है दोस्तों, ये बताइएगा। पूरी है, खीर है, रोटी जल गई है ना, खीर पक गई, खीर मीठी है ना, पूरी क्या होगा है ना, पूरी का वाक्य बनाइए तो पता चल जाएगा है ना। तो इसका देखिए जो पुल्लिंग यहाँ पर हो जाएगा वो धनिया हो जाएगा है ना। धनिया जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धनिया है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 32 नंबर का, अंधा युग इनमें से किस विद्या की पुस्तक है, बताइए। अंधा युग जो है इनमें से किस विद्या की पुस्तक है। तो अंधा युग जो है किस विद्या की पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, गीति नाट्य की आपका यह पुस्तक है। ठीक है, गीति नाट्य विद्या की यह पुस्तक है। और अंधा युग जो था 1955 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, अंधा युग है ना, याद रखिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से साकेत के रचयिता कौन है ना। साकेत के रचयिता इनमें से कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है आपको, धनपाल, मैथिली शरण गुप्त, हेमचंद्र या फिर मेरुतुंग। तो साकेत के जो रचयिता हो जाएंगे वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिया गया है, नोट करिएगा है ना। इन्हीं को प्रथम राष्ट्र कवि है ना, प्रथम राष्ट्र कवि का भी दर्जा इनको दिया गया है मैथिली शरण गुप्त को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, कह रहा है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में जो 10वीं है शब्द में कौन सा विशेषण है ये बताना है ना। मेरी बहन जो है 10वीं पढ़ती है और ये 10वीं जो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा विशेषण है ये बताइएगा। तो ये जो विशेषण हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है ना। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण मतलब ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं है ना, एक निश्चयवाचक संख्या विशेषण और एक अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। अब निश्चय में क्या हो जाएगा, जैसे कह रहा है 1 2 3 4 5, तो ये निश्चय है ना। और एक अनिश्चय में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ है, अनेक है, बहुत है, सारा है, तो ये अनिश्चयवाचक आपका विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए ना ये सारे क्वेश्चन मैं टाइप करके लाया हूँ, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन बहुत मेहनत लगा है टाइपिंग करने में, बनाने में। आप सभी के लिए डेली क्लास लेकर के आते हैं, प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बताइए हमें बहुत बुरा लगता है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए बनाया जाता है, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, तभी फिर आगे ये क्लास निरंतर चल पाएगी। कह रहा है कि शिवालय में कौन सा समास है, जो बताइए दोस्तों शिवालय में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, दिग्गु समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। शिवालय में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, है कि नहीं। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। कह रहा है कि इनमें से है ना किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ना, किसमें अकर्मक क्रिया है ये बताना है। चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है या श्याम हंसता है। 30 नंबर आपको लाना है दोस्तों, हिंदी में आराम से आ जाएगा है ना। आज हम देखिए जितने भी सवाल है ये ग्रामर से हैं है ना। आपके 60 से 62 65 सवाल हम यहाँ पर अभी देखेंगे। और देखिए गद्यांश पद्यांश भी पूछने की उम्मीद है और 100% आपको गद्यांश से 5 नंबर का कम से कम ज़रूर पूछेगा और पद्यांश भी 5 नंबर का पूछेगा है ना। यानी कि 10 नंबर 12-15 नंबर आपको पद्यांश से आपको पूछा जाएगा है ना। गद्यांश और पद्यांश मिला करके कहानी दे देगा और उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। एक आपको कविता टाइप के दे देगा और उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है और वहाँ से आपको पूछा जाएगा। चलिए जी इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ये बताइए।
अकर्मक क्रिया बताना है ना। तो हंसना क्या है, तो हंसना जो है ना ये एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है, यानी कि श्याम हंसता है ना। इस वाक्य में हंसना क्या है दोस्तों, तो एक अकर्मक क्रिया है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। श्याम हंसता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए, जिस क्रिया का व्यापार का फल पर कर्ता पर पड़ता है ना, जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह जो है पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है, बताइए कौन सा कारक है इसमें। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक है ना। आपका अधिकरण कारक है, कर्म कारक। देखिए कारक से ना 1 या 2 सवाल फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप इससे संबंधित प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। आप इससे संबंधित प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे तो 30 ही नंबर लाना, इसमें तो मेरिट आपको बनेगा नहीं, तो पास तो कर ही जाइएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में आपका, ठीक है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा करण कारक, है ना। आंसर हो जाएगा करण कारक, डी नंबर, है ना। करण कारक हो जाएगा आपका डी नंबर, ध्यान रखना है। करण कारक की विभक्ति क्या है, तो से या फिर द्वारा, है ना, से या फिर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वह पब्लिक के हाथों मारा गया, किसके हाथों मारा गया, तो पब्लिक के हाथों मारा गया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा करण कारक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 38 नंबर, कह रहा है कि अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद बताइए, है ना। अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, बताइए। अभी जोड़ शेख या अभी जोड़ शेख या अभी जोड़ शेख या फिर अभी जोड़ शेख, क्या होगा जी। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद होता है अभी जोड़ शेख आपका होता है, ठीक है। अभी जोड़ शेख हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 38 का, ठीक है। अभी जोड़ शेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर, इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा, है ना। त्रि प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है ये बताइएगा। दानशील, पितृभक्ति, शिक्षक या फिर निधन आपको दिख रहा होगा, है ना, झलक रहा होगा कि त्रि प्रत्यय से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो त्रि प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पितृभक्ति, है ना, पितृभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। और प्रत्यय जो लगता है दोस्तों बाद में लगता है, और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है 40 नंबर की, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है ये बताना है, तो ये कहे हैं आपको श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 41 नंबर। 41 है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अब उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, कपूत है, 19 है, अधपका है या खुशबू है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुशबू जो शब्द है ना दोस्तों ये उर्दू के उपसर्ग से बना है, ठीक है। खुशबू जो है ये उर्दू के उपसर्ग से ही बना है, डी नंबर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं 42 नंबर। प्रश्न है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक, है ना, जिससे कुछ निश्चित नहीं हो, अनिश्चय हो, है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहेंगे। निश्चयवाचक में क्या था, 1 2 3 4, है ना। और अनिश्चय में क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुछ, है ना। कुछ क्या है, अनिश्चय हो जाएगा, है ना, जिससे हमें कुछ का पता नहीं चल रहा है कि ये कितना है ना। तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला है 43 नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है ना। कौन सा व्यंजन जो है दोस्तों वो उष्म व्यंजन है, ये आपको बताना है। ह है, ड है, ट है या फिर त है। तो उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, मैंने बता चुका हूँ। कौन कौन होते हैं, तो तालव स, दंती स, मूर्धन्य श और आपका ह होता है। ये 4 उष्म व्यंजन है और इसमें खाली ह आपको यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही जवाब है,
ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है ना। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके 25 हैं स्पर्श व्यंजन दोस्तों, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ये सभी आपको बता दिया गया था, है ना। आप देख लीजिएगा, नहीं देखें तो पिछला क्लास वाला हिंदी वाला। प्रश्न है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही आंसर। और हिंदी की पहली मासिक पत्रिका सरस्वती जो थी दोस्तों सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। अगला है कि इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, है ना। नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है ना। तो नयन शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है, और प्रत्यय कब लगता है ना, कोई शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय और पहले लगता है उपसर्ग, ठीक है। तो बाद में नयन में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है। नयन आप देख लीजिए, इक है, इन है, इक है, उन है या अन है। आप नयन बोलिएगा ना तो नयन, है ना। तो अन नहीं आ रहा, नयन में अन आ रहा है ना, तो अन प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है आपका, है ना। अन प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के, है ना, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन जो है किसका है, आपका जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल सही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही हो जाएंगे आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तत्सम शब्द आपका कौन सा है दोस्तों, ये बताना है ना। तो तत्सम कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द, है ना। संस्कृत शब्द आपको बताना है, बताइए संस्कृत शब्द यहाँ पर कौन सा है। बारात है, वर्षा है, हाथी है या आंसू है ना। तो यहाँ पर जो वर्षा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है आपका, ठीक है। और तत्सम जो वर्षा है, तो वर्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, है ना। वर्षा का तद्भव यानी कि हिंदी रूप हो जाएगा बरसात, ठीक है। तो तद्भव अगर पूछ लिया जाए कि वर्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, तो बरसात हो जाएगा। और बारात जो शब्द है दोस्तों, ये बारात जो तद्भव शब्द है किसका, है ना, तो वर यात्रा का। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 48 का। 48 है कि यवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है ना। यवयव के लिए कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह अविकारी होते हैं, यह विकारी होते हैं, यह विकारी अविकारी दोनों होते हैं, उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखिए अवयव जो होते हैं ना, ये अविकारी होते हैं, ठीक है। अविकारी होते हैं अवयव शब्द आपके, ठीक है। अवयव जो होते हैं, अवयव ये अविकारी होते हैं। अवयव वह शब्द है जिसका रूप हमेशा स्थिर होता है, किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, बताइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो टोटल 11 सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। और 11 में कौन कौन है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिएगा कि हिंदी में कुल 11 जो सर्वनाम है, मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो है, आपका सो हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, कौन हो गया और क्या हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 11 आप नोट कर लीजिएगा, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। तो 50 नंबर सवाल है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, बताइए। किन वर्णों को व्यंजन कहते हैं, क्या होगा, है ना। तो व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण जो है ना वो स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। जिसका उच्चारण जो है स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर। कह रहा है कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो कवयित्री अनामिका जो थी, इनके पिता का नाम क्या था, बताइए जल्दी से। श्याम नंदन किशोर। जी हाँ, श्याम नंदन किशोर आंसर हो जाएगा आपका, श्याम नंदन
किशोर इनके पिता का नाम था दोस्तों, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो वह अवयवी भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है, तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं, है ना। अवयवी भाव समास में पहला पद यवयव और दूसरा पद संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। देखिएगा, कह रहा है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में जो मिलकर है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, तो मिलकर जो दोस्तों है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये हो जाएगा आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं इसके 7 उपभेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? कारक बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्नवाचक बोधक। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, टोटल कितने भाषा है? 22 भाषा का वर्णन किया गया है वर्तमान में अभी, ठीक है। तो कौन सी भाषा इसमें नहीं है शामिल, ये बताना है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी नहीं है शामिल दोस्तों, है ना। तो संथाली उसमें शामिल है, मणिपुरी भी है, मराठी भी है, मगही दोस्तों उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मैथिली है ना, मगही नहीं है, याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल है कि इनमें से अभ्युदय, है ना, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए संधि विच्छेद भी आपको 1 या 2 सवाल फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सभी सवाल को, ठीक है। तो संधि विच्छेद जो है अभ्युदय का कौन सा यहाँ पर सही है ये बताइएगा। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है आपको अभी, है ना, अभी जोड़ उदय हो जाएगा अभ्युदय। तो अभी जोड़ उदय किसमें है? ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा दोस्तों। देखिए ए बी हो जाएगा, अभी जोड़ उदय, भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अभी जोड़ उदय बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं 56 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए ना बहुत मेहनत लगता है, दिन रात मेहनत आप सभी के लिए लगता है, तब जा कर के एक क्लास हो पाता है ना, आपके सामने ये क्लास आ पाता है। ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तब जा कर के ये क्लास आप लोग को मिल पाता है। प्लीज़ एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। अभी मात्र 499 उसमें चार्ज है, वहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारा नंबर है 7857824310, ठीक है। वहाँ पर आपको हिंदी का समान अध्ययन का जितने भी आपका महत्वपूर्ण आपका टेस्ट चल रहा है, उसके अलावा रात में आपका NCERT सीरीज चल रहा है, सारे आपको क्लास मिलेंगे, है ना। कोई भी मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अगुआ, हाँ जी ये है अगुआ, है ना। अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अगुआ किसको कहते हैं? जब शादी ब्याह होता है ना तो एक अगुआ होते हैं, है ना, एक लड़का वाले तरफ से और लड़की वाले तरफ से, बताइए। तो ये जो अगुआ है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। अगुआ का पर्यायवाची कौन नहीं है भाई साहब? बहुत बढ़िया सवाल है ना। क्या होगा, कौन सा नहीं है ये बता रहा है। तो देखिए धनाढ़ जो है ना ये अगुआ का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। सरदार है, अग्रणी है, मुखिया है, तो ये सभी होते हैं अगुआ के पर्यायवाची, याद रखिएगा। अगुआ का पर्यायवाची जैसे नेता हो गया, नायक हो गया, प्रधान हो गया, मार्गदर्शक हो गया, है ना। जैसे अब जैसे आप तो लड़की वाले को जान नहीं रहे हैं, या लड़का वाले आपको लड़की वाले को नहीं जाना है, लड़की वाले लड़का वाला को नहीं जानता है, लेकिन उसके बीच में कौन आता है? ये एक अगुआ आता है और फिर दोनों को मिलाता है और शादी ब्याह करवाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? धनाढ़ जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, है ना। सरदार हो कह सकते हैं इसको, अग्रणी भी कहते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं, है ना। डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। 57 नंबर है कि साथियों हार्दिक स्वागत, इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा कारक है? साथियों
हार्दिक स्वागत है आप सभी का, है ना। मैं स्टार्टिंग में कैसे बोलता हूँ, मेरे प्यारे साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, आपादान कारक है, संबंध कारक है या अभिकरण कारक है। तो हम आप सभी को क्या कर रहे हैं, संबोधन न कर रहे हैं कि साथियों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो ये हम संबोधन कर रहे हैं, है ना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, है ना, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 58 नंबर, कह रहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वाह वाह वाह। पानी परात की को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा है, बताइएगा। इसमें कौन सा दोस्तों अलंकार है ये बताना है आपको, है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो धो पाए, पग धोए, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर, कह रहा है कि चंद्रायन किस भाषा का काव्य है, बताइए। चंद्रायन जो है ना, ये किस भाषा का काव्य है ना। तो चंद्रायन नहीं, यहाँ चंदायन कर लीजिएगा ना, चंद्रायन, ठीक है। चंद्रायन जो है ये किस भाषा का आपका काव्य है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, अवधी है, मैथिली है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अवधी, है ना, अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए चंदायन जो है ना, ये एक पुस्तक भी है और इसकी रचना जो किया गया था वो मुल्ला दाऊद के द्वारा किया गया था ना। चंदायन पुस्तक के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद, याद रखना है। अगला है 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतर की गई है। मेरे बिना तुम प्रभु, जी हाँ दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु ये जो शीर्षक कविता है ये किसके द्वारा भाषांतरित की गई है, तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा, है ना। धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। 61 सवाल है कि प्रादेशिक, है ना, प्रादेशिक शब्द में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों। प्रादेशिक शब्द में कौन सा समास है ना। प्रादेशिक समास नहीं, प्रत्यय ने पूछ रहा है जी, हमारा ध्यान कहाँ है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये ना पूछ रहा है। तो प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में, है ना। तो प्रत्यय कौन सा है, प्रादेशिक। शिक आप बोलिएगा, सिक तो क्या आ रहा है, इक आ नहीं रहा है, सिक इक सी ई आ रहा है ना, तो इक हो जाएगा, इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 62 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 3 में न 13 में, है ना। कहते हैं ना कि ना तुम 3 में हो न 13 में हो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ना तुम 3 में हो न 13 में हो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है भाई साहब, है ना। 3 में न 13 में, हर काम में सफलता, नहीं ये गलत बात है। गणित में माहिर, ये भी गलत है। हर किसी की गिनती में होना, ये भी गलत है। नगण्य हो जाएगा दोस्तों, न 3 में न 13 में, है ना, नगण्य हो जाएगा इसका सही अर्थ, ठीक है ना। लोकोक्ति, देखिए लोकोक्ति का मतलब कहावत भी कहीं कहीं आप समझ सकते हैं। लोकोक्ति का मतलब कहावत भी होता है ना। कह रहा है कि मत्सर शब्द का तद्भव बताना है। मत्सर, है ना, मत्सर शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा भाई साहब। मत्सर, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तद्भव है यानी कि संस्कृत का हिंदी रूपांतरण, है ना। तद्भव का मतलब संस्कृत का हिंदी रूपांतरण। तो मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मच्छर, है ना। रात में डेली मच्छर काटता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, ये मच्छर जो है ना, ये मच्छर दोस्तों, है ना, ये तद्भव रूप हो जाएगा मत्सर का, ठीक है जी, है ना। मत्सर क्या हो गया आपका, संस्कृत हो गया, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा आपका हिंदी रूपांतरण मच्छर। चलिए, और मछली तद्भव शब्द का तत्सम रूप मत्स्य हो जाएगा, है ना। मीत तद्भव शब्द का तत्सम रूप मित्र हो जाएगा, और मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप मच्छिका हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यानी कि जो शब्द जो है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृति या परिवर्तन रूप में आया है दोस्तों, उसी को तद्भव कहते हैं, है ना। यानी जो संस्कृत है तो उसको क्या कहते हैं, तत्सम, और उसी को हिंदी रूपांतरण हो गया तो तद्भव हो गया,
है ना। चलिए, तो ये रहा आज का टेस्ट। आपको कैसा लगा, इसका आंसर भी दे दिया गया है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली आपकी टेस्ट होती है 3 बजे से। आज देखिए हिंदी का महत्वपूर्ण टेस्ट था, और इसके पहले भी हिंदी का 2 क्लास आपका हो गया था, है ना। तो आज टोटल 21 टेस्ट हुआ यहाँ पर। तो ये सारे टेस्ट आपको दोस्तों हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, बिहार 7th फेज। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। 9 बजे दोस्तों आज हिस्ट्री की क्लास होगी, चैप्टर आपका क्लास 7, है ना। हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 और 4 आज आप लोग क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो आप लोग इसका किताब को पढ़ लीजिएगा 3-4, ताकि वहाँ पर आंसर देने में आपको काफ़ी सहूलियत होगा, क्लास 7 वाला, ठीक है। चलिए, तो यह मात्र आपको 499 इसमें चार्ज है, आप इसमें जुड़ जाइए, है ना। फ़ी आपको नहीं बढ़ाया गया है। बहुत सारे लोग बोले सर फ़ी इतना ही रहने दीजिए। चलिए जी, फ़ी इतना ही है ना। 499 ही आप लोग का फ़ी है मात्र। और इसमें आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जितना पीछे क्लास हुआ है सबका PDF नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा, और आगे जो क्लास होगी उसका भी आपको मिलते रहेगा। हमारे यहाँ देखिए अभी फ़िलहाल 1 to 5 और क्लास 9-10 में, है ना, 9-10 में आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के हमारे यहाँ चल रही है, और पूरी तैयारी होगी आपकी। थैंक यू। अगला क्लास में फिर मिलते हैं रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।